हेलो हेलो बच्चों, देखो मैं सागर कुमार तिवारी 12th एग्रीकल्चर में वापस आपका स्वागत करता हूं। अपन बात कर रहे थे कृषि विज्ञान की। कृषि विज्ञान में अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर में अपन अब तक पढ़ चुके थे शस्य विज्ञान। अब चल रहा है अपना दूसरा पॉइंट मृदा। क्या चल रहा है? मृदा। अब देखो, आपको इससे पहले मैं बता चुका हूँ, मृदा की शुरुआत कर चुके हैं अपन। मृदा की शुरुआत किस प्रकार कर चुके हैं कि भाई मृदा कहते किसे हैं, परिभाषा हो गई मृदा की। दूसरी बात अपन कर रहे थे कि मृदा उर्वरता क्या होती है, मृदा उत्पादकता क्या होती है। तो उर्वरता उत्पादकता अपन ने पिछली क्लास में देख ली थी, पिछली बार। ठीक है, तो क्या देखा था अपन ने पिछली वीडियो में? देखो किस प्रकार की मृदा उर्वरता क्या है कि मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा जो सही अनुपात में या उचित मात्रा में उपस्थित है, वो तो सारी क्या है, मृदा उर्वरता है। मृदा उत्पादकता क्या है कि प्रति इकाई हेक्टेयर क्षेत्र में क्या है, फसल उत्पादन होने की क्षमता क्या कहलाती है, आपकी मृदा उत्पादकता कहलाती है। अब बात करते हैं अपन आगे। देखो फर्स्ट चैप्टर में इसी में कि वहां उसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों की। ठीक है, तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं यहाँ देखेंगे। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? मृदा उत्पादकता और मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट की बात करते हैं मृदा उर्वरता, दूसरा है मृदा उत्पादकता। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखो, पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, मृदा आयु, जलवायु, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा की भौतिक दशा, मृदा अपर्दन, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा। एक बार फिर देख लेते हैं कौन कौन से हैं बच्चों। मृदा पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, मृदा आयु, जलवायु, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा की भौतिक दशा, मृदा अपर्दन और मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा। फिर इसके बाद में देखते हैं मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भाई मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? जिन कारणों के कारण क्या होती है, उत्पादन क्षमता क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। यही तो उत्पादकता है। तो देखो, पहला पॉइंट है जलाक्रांति, दूसरा है फसल प्रणाली, तीसरा है मृदा पीएच, चौथा है मृदा सूक्ष्म जीव, पांचवा है मृदा में कार्बनिक पदार्थ और छठा है मृदा बुआई की विधि। तो कौन कौन से हैं? जलाक्रांति, फसल प्रणाली, मृदा पीएच, मृदा सूक्ष्म जीव, मृदा में कार्बनिक पदार्थ और मृदा बुआई की विधि। तो इस प्रकार अपन ने दोनों के अंतर देख लिए। अब देखो, अब अंतर देखने के बाद अपन बात करेंगे सबसे पहले, अंतर देखने के बाद में बात करते हैं सबसे पहले की कि भाई फर्स्ट में अपन बात करते हैं ये कौन सा अंतर है बेटा। ये किसका अंतर था? अभी आपको बताया मैंने, मृदा उर्वरता का। किसका अंतर है ये? मृदा उर्वरता का। जैसे अपन ने बात की थी पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, मृदा आयु, जलवायु, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा की भौतिक दशा, मृदा अपर्दन और मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं पैतृक पदार्थ की। किसकी बात करते हैं? पैतृक पदार्थ की। तो पैतृक पदार्थ आपको मैं बता देता हूं पैतृक पदार्थ होता क्या है कि पैतृक का मतलब क्या होता है, जो इसी के अंदर है, यानी पेरेंट्स कहते हैं अपन इसको। क्या कह देते हैं? पेरेंट्स कह देते हैं कि मृदा में निर्माण के समय जो पदार्थ पाए जाते हैं वो सारे पदार्थ कौन से होते हैं? पैतृक पदार्थ कहलाते हैं। मृदा के निर्माण के समय जो पदार्थ पाए जाते हैं वो सारे पदार्थ कौन से हो जाते हैं? पैतृक पदार्थ। और इन पैतृक पदार्थों पर क्या होती है? मृदा की उर्वरता निर्भर होती है। भाई जितनी अधिक मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा होगी, भाई पोषक तत्वों की मात्रा क्या होगी बेटा? ज्यादा। भाई पोषक तत्वों की मात्रा क्या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी, तो उर्वरता भी क्या होगी आपकी? उर्वरता भी क्या होगी? हमेशा ज्यादा होगी। तो मतलब क्या बात करते हैं अपन? पोषक पदार्थ ज्यादा तो मृदा की उर्वरता ज्यादा। तो यही सीधी सी बात अपन ने यही की है कि मृदा की उर्वरता पैतृक पदार्थों पर निर्भर करती है। यदि मृदा के अंदर, मृदा की उर्वरता किस पर निर्भर करती है? मैं बता चुका हूं, पैतृक पदार्थों पर। यदि मृदा के अंदर क्या है, पैतृक पदार्थों की मात्रा अधिक है, तो मृदा की उपजाऊ क्षमता भी क्या है? अधिक है। भाई मृदा में क्या चाहिए? पौधे के वृद्धि और विकास के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, वार्बन, ठीक है, या अन्य खनिज तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह। तो ये सारे तत्व क्या करते हैं? अगर मृदा के अंदर अधिक मात्रा में उपस्थित है तो मृदा की पोषक पदार्थ क्षमता भी क्या होगी? अधिक होगी। दूसरी बात करते हैं कि अम्लीय व आग्नेय चट्टानों से बनी हुई मृदा से क्या है? क्षार की मात्रा कम होगी तथा ये मृदाएं कम उपजाऊ होगी। देखो, अम्लीय और आग्नेय चट्टान की बात करते हैं। अम्लीय मतलब क्या होगा? जिस मृदा में क्या होगी? अम्ल की मात्रा ज्यादा है। कौन सी है? अम्ल की मात्रा ज्यादा है। तो अम्ल की मात्रा ज्यादा है या क्या है? वो आग्नेय चट्टानों से बनी हुई मृदा है। देखो,
क्या होता है बेटा, सीधी सी बात बताऊं, देखो कि मिट्टी का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा में दो प्रकार के अम्ल, जैसे अपन बात करते हैं कि या तो मृदा अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। आपने देखा होगा मृदा या तो अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। तो देखो किस प्रकार से अपन बात करते हैं कि यदि मृदा अम्लीय है और आग्नेय चट्टान से उसका निर्माण हुआ है, यदि मृदा क्या है, अम्लीय, और उसका निर्माण किससे हुआ है, आग्नेय चट्टान से हुआ है, तो उसमें क्षार की मात्रा क्या होगी, कम। क्षार की मात्रा कम क्यों होगी, क्योंकि वो मृदा कैसी है, अम्लीय है। कैसी है, अम्लीय। तो वो मृदा कैसी होगी, कम उपजाऊ होगी। तो ये मृदा कैसी होगी बेटा, कम उपजाऊ होगी। जबकि अपन बात करते हैं कि क्षारीय अवसादी चट्टानों से, आप देखो यहाँ क्षार की मात्रा क्या है, पहले से ही है क्षारीय, और निर्माण किससे हो रहा, अवसादी चट्टानों से मिलकर हो रहा है। तो क्षारीय मृदाएं निर्माण किससे हो रहा है, अवसादी चट्टानों से मिलकर हो रहा है। तो क्या होगा कि भाई क्षार तो है ही, ये क्षारीय मृदा है, तो इसमें क्षार की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। और ये कौन सी थी, अम्लीय, इसलिए इसमें क्षार की मात्रा क्या है, कम है। तो जिसमें क्षार की मात्रा ज्यादा, उसकी क्या है, उपजाऊपन भी क्या होगा, अधिक होगा। तो देखो क्षारीय व अवसादी चट्टानों से बनी हुई मृदाओं में क्षार की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और क्षार की मात्रा अधिक होने के कारण इनका उपजाऊपन भी अधिक होता है। तो आप समझ गए पैतृक पदार्थ क्या है। पैतृक पदार्थ का मतलब क्या है कि मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि मृदा में पैतृक पदार्थों की मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो उर्वरता भी क्या होगी, ज्यादा, और उपजाऊपन भी क्या होगा, ज्यादा। बात करते हैं अगली इसकी कि भाई मृदा अम्लीय और आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनी है, तो क्षार की मात्रा क्या होगी, कम, तो उपजाऊपन भी कम। अगर क्षारीय और अवसादी चट्टानों से मिलकर बनी है तो क्षार की मात्रा क्या होगी, अधिक, और क्षार की मात्रा अधिक होगी तो उपजाऊपन भी क्या होगा, अधिक होगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 कौन सा है, स्थलाकृति। पॉइंट नंबर 2 क्या है, स्थलाकृति। अब स्थलाकृति में अपन बात करेंगे किस प्रकार, देखो कि स्थलाकृति का मतलब क्या होता है। देखो एक सीधी सी बात बताते हैं, जैसे ये पहाड़ है आपका, क्या है ये पहाड़ है अपना, ठीक है। अब पहाड़ पे क्या है कि मिट्टी के पोषक तत्व पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण के रूप में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं चट्टानों पे, क्योंकि इन्हीं से तो क्या हो रहा है कि मृदा का निर्माण हो रहा है। अब ये चट्टानें जब टूटकर नीचे धीरे धीरे नीचे आ जाती है, कहाँ जाती है, यहाँ आ जाती है नीचे, कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है। तो नीचे आने से ऊपर की मृदा है, ऊपर की मृदा है, उसकी पोषक यानी उपजाऊपन क्या है उसका, बात करते हैं अपन, इसका क्या होगा कि भाई अपन बात किसकी कर रहे हैं, उर्वरता की। क्या बात कर रहे हैं, उर्वरता की, है ना। तो इसकी उर्वरता क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। इसकी उर्वरता क्या हो जाएगी, कम, जबकि इसकी उर्वरता क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसकी उर्वरता क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की चट्टानों में उपस्थित पोषक तत्व कहाँ गए, पानी के साथ बहकर कहाँ गए, नीचे आ गए। पानी के साथ बहकर कहाँ गए, नीचे। जैसे इस प्रकार देखते हैं यहाँ, पहाड़ी तथा ढालू वाले क्षेत्रों की मृदाएं या मृदा क्षरण या मृदा अपर्दन द्वारा अपक्षालन के कारण कम उपजाऊ होती है। अब यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले तो ये कि भाई मृदा क्षरण क्या है, मृदा अपर्दन क्या है, अपक्षालन क्या होता है। तो देखो मृदा क्षरण की बात करते हैं तो मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है ना, स्थानांतरित होना। मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। मृदा अपक्षरण, मृदा अपक्षालन क्या होता है कि मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह के चले जाना। मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह के चले जाना। अब इस बह के चले जाने से क्या होता है कि पोषक तत्वों की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। पोषक तत्वों की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। देखो दूसरी बात करते हैं कि ढालू क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा के पोषक तत्व क्या करते हैं, ऊपरी क्षेत्रों से नीचे वाली मृदाओं में आ जाते हैं। यही तो बात कही अपन ने कि ढालू या पहाड़ी क्षेत्र है जिनकी क्या होती है, मृदा है, मृदा में पोषक तत्व उपस्थित है। ढालू या पहाड़ी क्षेत्रों की मृदाओं में उपस्थित पोषक तत्व वो क्या होते हैं, बह के कहाँ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। बह के कहाँ जाते हैं बेटे, नीचे आ जाते हैं। और नीचे आने के कारण क्या हो जाती है, जिससे ऊपरी मृदा की तुलना में नीचे की मृदा क्या हो जाती है, अधिक उपजाऊ हो जाती है। जिससे ऊपरी मृदा क्या हो जाती है, नीचे की तुलना में क्या हो जाती है, अधिक उपजाऊ हो जाती है। समझ गए बात। तो क्या हो गया बेटा इससे कि अपन क्या समझे कि स्थलाकृति का मतलब क्या होता है, कोई पहाड़ की बात करते हैं या ढलानदार क्षेत्र की बात करते हैं, जिससे क्या होता है कि मृदा के कण ऊपर से बहकर कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। पानी के साथ बहकर, हवा के साथ बहकर, तो ऊपरी मृदा की उपजाऊपन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नीचे की मृदा का उपजाऊपन बढ़ जाता है।